TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में जोशो जुनून एक बार फिर देखने को मिल रहा है। मिशन चंद्रयान की डिटेल हमने आपको यहीं से दी थी और अब चांद को सलाम करने के बाद बारी है सूर्य नमस्कार की। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। इसी हौसले और जज्बे के दम पर भारत अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयों को छू रहा है, स्पेस गुरु के तौर पर उभर रहा है। इसरो का यह सूर्य मिशन इसी दिशा में एक और कदम है। बिल्कुल ऐतिहासिक दिन है और भारत के लिहाज से ये ऐतिहासिक दिन है। चंद्रयान के बाद अब सूर्ययान की बारी है। ऐसे में पाकिस्तानी आवाम जहां भारत और इसरो की ताकत को मान रही है तो भारत को सलाम भी कर रही है, वहीं पाकिस्तानी हुक्मरानों पर जो एक तरह से आक्रोश सवार है, आग बबूला है पाकिस्तानी हुक्मरान। हिंदुस्तान से सीख लेने की नसीहत भी दी जा रही है। एक तरह से पाकिस्तानी हुक्मरानों में खलबली मची हुई है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं जो 11:50 पर होगा, यानी इसरो से जो ये प्रक्षेपण होगा सूर्ययान का आदित्य L1, जिसे आदित्य L1 नाम दिया गया है। और आज वो ऐतिहासिक दिन है जब ये L1 पर जाकर जो पार्किंग स्पेस बताया जा रहा है इस यान का, वहां पर जाकर रुक जाएगा और फिर रिसर्च करेगा। सूर्य की रिसर्च की जाएगी, सूर्य की स्टडी की जाएगी। और एक ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस तरह की रिसर्च होगी और कितना आशान्वित है इसरो इस मिशन को लेकर, सूर्ययान मिशन को लेकर। आज फिर इसरो पर पूरे देश की नजर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूर्ययान से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीहरिकोटा से लॉन्च होने वाला है आदित्य L1। एक ऐतिहासिक दिन, चंद्रयान के बाद सूर्ययान की कामयाबी के लिए देश भर से दुआएं आ रही हैं। 1:50 में इसरो की नई उड़ान होगी। 11:50 पर लॉन्च होगा सूर्ययान। सतीश धवन सेंटर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं सूर्ययान के लॉन्चिंग से जुड़ी हुई। तो देखिए, घड़ी की सुइयां टिक टिक करके आगे बढ़ रही हैं और हमारे दिल की धड़कनें भी तेज होती नजर आ रही हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, 16 दिन तक पृथ्वी की कक्षा में रहेगा आदित्य। जरूरी गति मिलने के बाद ट्रैजेक्टरी इसकी बदलेगी। पृथ्वी की कक्षा के बाद 110 दिनों का सफर और बाकी रह जाएगा, यानी सफर लंबा है और कई माइलस्टोन क्रॉस करते हुए हमारा सूर्ययान आगे बढ़ेगा। और मौसम बिल्कुल साफ है, लॉन्चिंग बिल्कुल तय वक्त पर होगी इसरो से, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो आदित्य L1 से जुड़ी एक एक जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 16 दिन तक आदित्य L1 पृथ्वी की कक्षा में रहेगा और उसके बाद उसकी ट्रैजेक्टरी बदलेगी, सूर्य के नजदीक पहुंचेगा, एक एक जानकारी जुटाएगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, आदित्य L1 से जुड़ी हुई लॉन्चिंग से जुड़ा बड़ा अपडेट। हालात पर पूरी तरह से लॉन्चिंग के जो है हालात वो अनुकूल नजर आ रहे हैं और अब बिल्कुल तैयारी हो चुकी है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है लॉन्चिंग का, सूर्ययान आदित्य L1 लॉन्चिंग का। बिल्कुल, और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस खबर का हो रहा है स्वागत, क्योंकि खबर ही ऐसी है। जी हां, जानकारी सामने आ रही है कि बिल्कुल तय वक्त पर आदित्य L1 की लॉन्चिंग होगी, क्योंकि लॉन्चिंग के लिए मौसम बिल्कुल साफ है। सबकी नजरें श्रीहरिकोटा पर होंगी और यही वजह है कि TV9 भारतवर्ष की एक टीम वहां पर भी मौजूद है जो पल पल की जानकारी से आपको करा रही है रूबरू। और इसरो जा रहे अंतरिक्ष विज्ञान मंत्री, ये एक जानकारी और दे दें आपको, इसरो सेंटर में रहेंगे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। लॉन्चिंग के वक्त वैज्ञानिकों के बीच मौजूद रहेंगे जितेंद्र सिंह, जो कि देश के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं। वो इसरो में ही मौजूद रहेंगे, श्रीहरिकोटा में मौजूद रहेंगे। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आदित्य L1 से जुड़ी हुई, इसकी लॉन्चिंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर। गहन अध्ययन किया जाएगा आदित्य L1 की तरफ से। आदित्य में लगे सभी 7 पेलोड्स स्वदेशी हैं। 5 पेलोड इसरो ने अकेले तैयार किए हैं और वहीं 2 पेलोड में दूसरे भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की मदद से तैयार किए गए हैं। तो 7 पेलोड को आगे बढ़ता हुआ चलेगा ये सूर्ययान, जो 11:50 पर प्रक्षेपित किया जाएगा। तो देखिए, 15 लाख किलोमीटर का यह सफर और इस सफर के दौरान कई माइलस्टोन्स तय किए जाने हैं जिस पर पूरी दुनिया की नजरें होंगी। लेकिन इस वक्त भारत के अलग अलग शहरों में कैसा जोशो जुनून नजर आ रहा है इस मिशन को लेकर, यह भी आपको बताते हैं। अंकित भट्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
अंकित और आपके साथ देश के वीर रणबांकुरे जवान नजर आ रहे हैं। उनमें कितना उत्साह, कितना जोश इस मिशन को लेकर नजर आ रहा है। बिल्कुल समीर, आपने सही कहा। जज्बा और जुनून साफ तौर पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है और तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे भारत माता की जय के यहाँ पर जयघोष लगा रहे हैं। ठीक आपने कहा कि चंद्रयान यानी कि चांद पे हमने सलाम किया, अब सूर्य नमस्कार की बारी है। और तस्वीरों में देखिए ये वो सिक्योरिटी फोर्सेज है जो हमारी देश की आन बान और शान है और इन्हीं के बदौलत हम अपने घर में हर एक त्योहार मना पाते हैं। इन्हीं ऑफिसर्स और जवानों से बात करेंगे। चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल जिस तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग हुई, अब वक्त है सूर्य नमस्कार की। आदित्य L1 कुछ ही देर में लॉन्च किया जाएगा। कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं आप? चंद्रयान 3 का सफलता के बाद में आदित्य का लॉन्च जो है वो हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है। एक बार विजय होने के बाद में ये हमारा दूसरे विजय के तरफ में है। ये भारत का इसरो की सारी जितने भी मिशंस हैं उसमें एक वैज्ञानिक पहल है और ये सबको लिए बहुत सीखने वाली चीज़ है। और इसमें आज हमारे जवानों में जो आप देख सकते हैं चंद्रयान 3 के बाद में शायद बहुत ज़्यादा पता ना हो, लेकिन इतनी ज़रूर जानकारी है कि भारत ने जो विश्व के पैमाने पे वैज्ञानिक स्तर पे बहुत बड़ी सफलता हासिल किया है। क्या कहना चाहेंगे, कितनी ज्यादा खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है हमको। हमारे भारतवर्ष ने ये काम करके दिखाया, बहुत खुशी हो रही है हमको इस चीज़ की। कुछ और भी जवान समीर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे चंद्रयान के बाद अब आदित्य L1? चंद्रयान पे भारत लैंडिंग होने के बाद हम भारतवर्ष के सभी वैज्ञानिकों का धन्यवाद करते हैं और उनका सराहना करते हैं जिन्होंने ये कदम लेकर के चंद्रयान पे भारतवर्ष का नाम रोशन किया है। बिल्कुल अंकित, तो हमारे जवान जो हमारे सैनिक हैं देश के, वो बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं और पूरा देश इस वक्त गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे वैज्ञानिक हैं, वो इस कामयाबी की ओर आगे बढ़ रहा है। और सेना के जवानों के साथ अब भगवान के दर पर पहुंचते हैं क्योंकि दुआओं का दौर लगातार तेज है। पूरे देश में दुआएं भेजी जा रही हैं वैज्ञानिकों को, इसरो के वैज्ञानिकों को। और हमारे साथ अभिजीत हैं जो कि दिल्ली में मौजूद हैं। अभिजीत, वहां का नजारा बताइए जहां पर इस वक्त हैं। लोग क्या कह रहे हैं, लोगों के बीच क्या आवाज है इस वक्त? बिल्कुल, मैं इस वक्त आनंद पर्वत दिल्ली के शिव हनुमान मंदिर में मौजूद हो रहा हूं। यहाँ पर तस्वीरें देखिए, कितना उत्साह है लोगों में। हाथों में तिरंगा झंडा लेकर यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया गया है सूर्ययान की सफलता के लिए। जिस तरह से चंद्रयान 3 सफल हुआ, उसी तरीके से लोग चाहते हैं कि भारत का ये मिशन भी सफल हो और इसी को लेकर आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर आज जुटे हुए हैं और हाथों में तिरंगा झंडा लेकर यहाँ पर यज्ञ हवन हो रहा है। हनुमान चालीसा का पाठ भी यहाँ पर हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। महिलाएं भी इसमें शामिल हैं, युवा भी हैं, स्थानीय लोग भी हैं। तमाम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जुट गए हैं और शंखनाद किया जा रहा है इस वक्त। यहाँ पर शंखनाद के साथ सफलता की कामना करते हुए लोग आपको यहाँ पर मंदिर में दिखाई देंगे और अब हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पर शुरू होने वाला है। तो इस तरीके से सूर्ययान की सफलता के लिए तमाम लोग आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जुटकर और उसकी कामना करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हैं आपकी जयकारे भी लगाते हुए भी लोग आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जी तो देखिए, इस वक्त एक तरफ है आस्था और दूसरी तरफ है विज्ञान। दोनों का संगम भी आज हमें नजर आ रहा है और मिशन चंद्रयान के दौरान भी ऐसी ही तस्वीरें देश भर से सामने आई थी क्योंकि भारत आस्थावानों का देश है। आदित्य L1 पर 2 बड़ी चुनौतियां, 125 दिन संपर्क में रहना पहली बड़ी चुनौती होगी। दूसरी बड़ी चुनौती गति और ट्रैजेक्टरी पर कंट्रोल। ये 2 बड़े चैलेंजेस हैं हमारे सामने जिनका सामना करना है इसरो के वैज्ञानिकों को और हर चुनौती हम पार करेंगे, ये हर किसी को उम्मीद है। और आइए अब आपको बताते हैं, क्योंकि भारत के सूर्य मिशन की बात हो रही है, किस देश के कितने सूर्य मिशन अभी तक अंजाम दिए गए हैं, ये जानकारी हम आपको दे देते हैं। और अगर अमेरिका की बात करें तो 15, जर्मनी की बात की जाए तो 2 और यूरोपियन यूनियन की अगर बात की जाए तो 5 सूर्य मिशन भेजे जा चुके हैं, यानी कुल मिशन अब तक 22 भेजे जा चुके हैं। और अब
भारत ये बड़ी कामयाबी अपने नाम दर्ज करने जा रहा है। बीते 15 सालों में इसरो ने अपनी पहचान एक ऐसी अंतरिक्ष एजेंसी के तौर पर बनाई है जो सब कुछ करने का मादा रखती है अपनी वैज्ञानिकों की काबिलियत के दम पर, जिसके साथ मिलकर अमेरिका की नासा और रूस की रोसकॉस्मोस भी काम करना चाहती है इसरो के साथ। वहीं पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी सुपार्को का मानो अस्तित्व ही खत्म हो चुका है। कैसे, एक दिलचस्प आंकड़े के जरिए हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की दिलचस्पी ये जानने में जरूर होती है कि सुपार्को क्या कर रही है। भाई इसरो इतना नाम कमा रही है पूरे दुनिया में। 2008 में चंद्रयान 1, इसरो के 5 बड़े मिशन और 15 साल के आंकड़े हमारे सामने हैं। उधर सन्नाटे में आप देखिए पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी पिछले 50 सालों से है, जिसका नाम है सुपार्को, शायद ये नाम कोई जानता हो। 2013 में मंगलयान मिशन में कामयाबी मिली। 2019 में चंद्रयान 2, इसे लोग अगर कहते हैं कि असफल रहा तो गलत कहते हैं, क्योंकि चंद्रयान 2 ने जहां पर काम छोड़ा वहां से काम शुरू किया हमारे चंद्रयान 3 ने, और पूरी दुनिया में कामयाबी का परचम लहरा दिया। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्टूडियो में भी इस खबर का स्वागत किया जा रहा है। और 2023 में अब हम आदित्य L1 मिशन भेजने जा रहे हैं, यानी चांद को सलाम करने के बाद करने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार। हमारे स्टूडियो में भी इस वक्त हमने जबरदस्त तैयारियां की हैं, अगर आप देखेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए एक और जानकारी मैं आपको बता दूं, एक जानकारी और रह गई। इसरो की खासियत उसके बेहद सफल और सस्ते मिशन रहे हैं। कॉस्टिंग पर ध्यान दीजिए, भारत के चंद्रयान की ही तरह आदित्य L1 मिशन भी बेहद सस्ता है। इसका बजट अंतरिक्ष पर बनने वाली हॉलीवुड फिल्म के बजट से भी कम है। अंदाजा लगाइए कितने सस्ते में हम इतने बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं। हॉलीवुड की फिल्मों से सस्ता आदित्य L1 कैसे? आदित्य L1 इंटरस्टेलर फिल्म और ग्रेविटी फिल्म के बजट से अगर इसकी तुलना की जाए तो बजट देखिए कहां पहुंच रहा है। किसी फिल्म का जो बजट है वो 1062 करोड़, एक का बजट 644 करोड़ अगर ग्रेविटी फिल्म की हम बात करें, और आदित्य L1 मिशन का जो बजट है वो सिर्फ 400 करोड़ है। यानी तालियां इस बात के लिए भी बजनी चाहिए कि ये सब कुछ हम कर पा रहे हैं बहुत ही किफायत के साथ, बहुत ही कम पैसों में। इसीलिए कॉस्टिंग का अगर जिक्र ना किया जाए तो पूरी बात कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी। लेकिन हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान भी मौजूद हैं और स्टूडियो में हमने जबरदस्त तैयारियां की हैं। ये देखिए यहां पर आपको रॉकेट नजर आएगा PSLV, और इस वक्त श्रीहरिकोटा में सब कुछ सेट हो चुका है और इसी तरह का माहौल नजर आ रहा है। वैसा ही हमने स्टूडियो में क्रिएट करने की कोशिश की है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। प्रोफेसर आलोक सिंह झा हमारे साथ मौजूद हैं डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के JNU से, और डॉक्टर राम प्रसाद प्रजापति हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर राम प्रसाद प्रजापति, शुरुआत में आपसे करता हूं। पृथ्वी की निचली कक्षा में पहले इसे भेजा जाएगा और उसके बाद फिर पार्किंग पॉइंट, जिसे L1 हम कह रहे हैं, ये सब कुछ कैसे मुमकिन होगा? बहुत आसान शब्दों में अगर आप बता पाएं। देखिए, हम देखें अगर तो पृथ्वी की 5 कक्षाओं को पार करेगा सबसे पहले आदित्य L1, और उसके बाद जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है लगभग वायुमंडल उससे पार कर जाएगा। ठीक है। और L1 वो पॉइंट है जिसको लेग्रांज 1 पॉइंट कहा गया है। ऐसे 5 पॉइंट होते हैं जहां पर ये माना जाता है कि अगर 2 बड़ी खगोलीय पिंड होते तो उनके मध्य में जो वो वस्तु होती है वो समान गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करती है, और वहाँ पर उसका जो वृत्ताकार कक्षा में घूमने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्री बल होता है वो दोनों बराबर हो जाते हैं। तो कुल मिला के वो एक लेग्रांज बिंदु होता है, और उसके जो ऑर्बिट होता है उसको हेलो ऑर्बिट कहा गया है, जिसमें कि वहाँ पे बिल्कुल स्थिर रहकर एक ही साथ में बिना किसी सोलर या लूनर इक्लिप्स के वो सूर्य और पृथ्वी दोनों का अध्ययन कर सकते हैं। इसीलिए उसे पार्किंग पॉइंट माना जी, तो उसी को पार्किंग पॉइंट कहा जाए। ऐसे 5 बिंदु होते हैं जिसमें L1, L2, L3 ये पृथ्वी और सूरज को मिलाने वाली कक्षा के समानांतर होते हैं, एकदम एक लाइन पर होते हैं, और बाकी जो 2 बिंदु होते हैं वो उसके वर्टेक्स पर होते हैं, कॉर्नर पर होते हैं। तो L1 बिंदु जो है वो 15 लाख किलोमीटर पर दूरी पर स्थित है जहां पर इसको भेजा जा रहा है। और इसका जो अहम पार्ट है वो ये है कि जो जिसको सोलर विंड या कोरोना बोल रहे हैं, तो कोरोना एक सूरज के जो आसपास का जो बाहरी वातावरण है, जो फोटोस्फीयर या क्रोमोस्फीयर उसे कहा जाता है, जिसका ताप लगभग 20 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। और वो ताप क्यों इतना अधिक होता है? सरफेस पर काफी कम ताप होता है। तो ये ताप बढ़ने का कारण क्या है? तो वो उसका महत्वपूर्ण कारण है कि उसमें जो प्लाज्मा होता है
प्लाज्मा एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है, जिसमें कि साधारण जो हमारी अवस्थाएं, ठोस या जो द्रव्य या जो गैस है, उससे इतर ये जो अणु होते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन और आयंस जो हैं वो अलग हो जाते हैं बहुत अत्यधिक ताप पर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड सोलर कोरोना का या सन का, उसको भी स्टडी करेगा, जो इसमें एक पेलोड लगा है। और जो पार्टिकल स्टडी पर हम आएंगे, लेकिन ये मिशन कैसे अंजाम दिया जाएगा इसके बारे में बहुत अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। चुनौतियों का भी हम जिक्र कर रहे हैं। निधि के पास एक और अहम जानकारी है इस मिशन को लेकर। निधि, बिल्कुल बड़ी खबर मिल रही है। आदित्य L1 मिशन पर अहम जानकारी मिल रही है। देखिए, काउंटडाउन तेजी से आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय रह गया है। सौर भूकंप को समझना सबसे अहम काम करेगा आदित्य L1। सौर भूकंप का पृथ्वी पर क्या असर होता है, इस पर भी काम किया जाएगा। धरती की तरह सूर्य पर भी लगते हैं भूकंप के झटके, ये भी काम करेगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आदित्य L1 ये जो सूर्ययान है वो क्या क्या काम करेगा, क्या क्या डाटा जुटाएगा, स्टडी क्या होगी, रिसर्च क्या होगी, ये हमारे खास मेहमान तो बता रहे हैं। लेकिन साथ में ये जानकारी मिल रही है कि सौर भूकंप क्या कंपन महसूस होती है सन के आधार पर या सन की ग्रेविटी के अनुसार पूरा सौर मंडल काम करता है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। चांद फतेह के बाद भारत सूरज भी जीतने के लिए तैयार है। कुछ और डिटेल में आपको बताते हैं, लेकिन ये महज शुरुआत भर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। इन खास ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर ये मिशन क्या है। हरे रंग के टिक से मौजूद ये वो जगह हैं जहां भारत अपने अंतरिक्ष मिशन भेज चुका है। आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। साल 2008 में चांद पर भारत ने चंद्रयान 1 भेजा था। इसके बाद साल 2013 में भारत ने मंगल ग्रह पर मार्स ऑर्बिटर मिशन भेजा। 23 अगस्त 2023 को, कुछ दिन पहले ही, भारत के चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की और हम पहले देश हैं पूरी दुनिया में। अब भारत का आदित्य L1 सूर्य के अध्ययन के लिए पूरी तरह से तैयार है, मगर आने वाले सालों में इसरो की रफ्तार और तेज होने वाली है। भारत मिशन गगनयान की तैयारी भी कर रहा है। इस मिशन के जरिए भारत अंतरिक्ष में पहली बार मानव भेजेगा। जी हां, पहली बार मानव भेजने की तैयारी है। यह मिशन 2024 में अंत तक लॉन्च हो सकता है, यानी पहली बार एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा। ये गगनयान मिशन होगा। तो चंद्रयान, सूर्ययान और फिर उसके बाद गगनयान की तैयारी है। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर सुप्रिया कर हमारे साथ मौजूद हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स से। प्रोफेसर साहब, देखिए, तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है कि कितने एक्साइटेड है आज का युवा, जो है भारत का युवा, जो कि देख रहा है, पल पल महसूस कर रहा है कि हमारे वैज्ञानिकों ने क्या करिश्मा कर दिखाया है। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो L1 पॉइंट है, थोड़ा इसको आसान शब्दों में समझाइए। ये जो यान है कहाँ जाकर स्पेस होगा, कहाँ जा, क्योंकि इसे पार्किंग स्पेस बताया जा रहा है, तो कहाँ जाकर ये पॉइंट किया जाएगा और क्या हासिल कर पाएगा? L1 का मतलब है लैग्रेंज 1 पॉइंट। लैग्रेंज 1 पॉइंट एक साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉमर थे, उन्हीं के नाम से दिया गया है। इनका खास बात है कि यहाँ पे पहले समझ लीजिए, जब इजेक्शन होगा, जो इग्नाइट होगा, फिर रॉकेट जाके पोलर सैटेलाइट है, इस नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करेगा एंड सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा। उसके बाद धीरे धीरे एलिप्टिकल ऑर्बिट होगा, अर्थ की ग्रेविटी है वो खींचेगा एंड धीरे धीरे जब ग्रेविटी कम होगा, ये जियो सोलर सिंक्रोनस ऑर्बिट में जाएगा। इसका मतलब है सन के साथ इनका प्लेन और सन के साथ ये फिक्स रहेगा। थोड़ा आसानी से बताइए, क्योंकि अर्थ से पहले 2 और प्लैनेट्स हैं, एक मर्क्यूरी है, एक वीनस है। क्योंकि देखिए, सब बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, युवा देख रहे हैं इस वक्त। मर्क्यूरी और वीनस के बीच में क्या ये पॉइंट है L1 लैग्रेंजियन पॉइंट? ये कहाँ है? 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर कहाँ होगा? हाँ, ये पोलर सैटेलाइट है, नॉर्थ से साउथ मूव हो रहा है। जो चंद्रयान था वो इक्वेटोरियल प्लेन में हो रहा था, ये वर्टिकल प्लेन में मूव हो रहा है। तो वर्टिकल प्लेन होने के कारण ये अर्थ नीचे रह जाएगा एंड वो ऊपर से ऐसे घूम रहा है। पहले सर्कुलर ऑर्बिट और लोअर एनर्जी ऑर्बिट होता है, अर्थ ऑर्बिट होता है, फिर मीडियम ऑर्बिट में जाएगा, फिर बड़ा वाला ऑर्बिट में जाएगा, फिर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में जाएगा। इसका मतलब है सन के साथ, सूर्य के साथ वो फिक्स रहेगा ये जो सैटेलाइट है एंड फिर वहाँ से वो क्रूज फेज में जाएगा, डायरेक्ट वो L1 में जाएगा एंड L1 में जाके वहाँ L1 पॉइंट में तीनों फोर्सेस बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हैं। न्यूट्रल तीनों फोर्सेस क्या है? 2 ग्रेविटेशनल फोर्सेस है, एक अर्थ के ग्रेविटी है वो खींच रहा है एंड सन के ग्रेविटी भी खींच रहा है एंड देन द सेंट्रीपेटल फोर्स
वो जो सैटेलाइट वहाँ जाके एक सर्कुलर ऑर्बिट में, हेलो ऑर्बिट में मूव करेगा, वो तीनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे, इनवर्ड फोर्स तीनों जीरो होंगे। तो इसी के कारण लेस फ्यूल में वो घूम सकता है, कम फ्यूल में घूम सकता है। ठीक है कार साहब, बहुत अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, लेकिन ये सारी जानकारियां क्या बता रही हैं? बता ये रही हैं कि इसरो का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। जहां एक तरफ आदित्य L1 पर पूरे विश्व की नजरें हैं, तो वहीं भारत से जलने वाले पाकिस्तान में भी इस मिशन की गजब चर्चा है भाई। कराची से लेकर लाहौर और इस्लामाबाद तक में लोग पाकिस्तान के सियासतदानों को कोस रहे हैं। कैसे? सबसे पहले आप ये देख लीजिए, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान पाकिस्तान से अजीम भट्ट साहब, इनके होठों पर मुस्कुराहट है और अजीम भट्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मिशन सूर्ययान को लेकर पाकिस्तान के लोगों का भी जोश जबरदस्त नजर आ रहा है अजीम, लेकिन कुछ ऐसी आवाजें भी हैं जिनको ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो चंद्रयान को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं और दुनिया में अपनी फजीहत करवा रहे हैं। चल क्या रहा है आपके मुल्क में भाई? देखिए, बहुत शुक्रिया समीर, और मैं भी बिल्कुल सबसे पहले आपको मुबारकबाद ही दूंगा एक अच्छे हमसाये की तरह। हमें भी बहुत खुशी है आपके जो है वो चांद के मिशन की कामयाबी के ऊपर। और यकीनन मैं अगर यहाँ पर बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव के तौर के ऊपर, तो पूरे पाकिस्तान को, मेजोरिटी पाकिस्तान को आपके जाने पर खुशी ही है। और आपने देखा भी, आपने पैकेज भी चलाया कि हमारी आम आवाम भी जो है वो आपको मुबारकबाद दे रही है। और दूसरी तरफ हम अपने आप को भी कोस रहे हैं कि हमारे यहाँ इस तरह की चीजें नहीं हो पा रही हैं। हालांकि अगर हम 1960s का दौर देखें तो तब हमारा स्पार्को जो था, डॉक्टर अब्दुल सलाम थे और फिजिक्स के उस वक्त बहुत अच्छा यानी कि काम हो रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली के बाद जो एक तारीखी दौर चला पाकिस्तान की बर्बादी का, और वो अब तक जो है वो कंटिन्यू है। और साइंस के अंदर कोई जो है वो, अगर यहाँ पर कोई नाम आता भी है साइंस का, तो वो आगे चला जाता है, मुल्क छोड़ के चला जाता है, बाहर खिदमत सर अंजाम देता है। अलबत्ता जो आपका सवाल था वो इम्पोर्टेंट है कि हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इसको तनकीद की। मैं नाम भी ले लेता हूँ, जैद हामिद साहब है एक। अभी पाकिस्तान के अंदर मेजोरिटी आवाम को ये समझ नहीं आई है कि वो शायद अभी उनका दिमागी तौर के ऊपर तवाज़ुन ठीक भी है या नहीं है, लेकिन टीवी पे उनको बिठा दिया जाता है, जो जिन्होंने ये कहा कि शायद आपने वीडियो गेम चला के दिखा दिया है या और इस तरह की जो उन्होंने चीजें की, उनकी बात को पाकिस्तान पहली बार ऐसा होगा अजीम साहब कि किसी पाकिस्तान से कोई जर्नलिस्ट जुड़ रहा हो और वो ऑनेस्ट कबूलनामा कर रहा हो कि अपने ही मुल्क को कोस रहा हो कि हम ऐसा नहीं कर पा रहे जो भारत कर रहा है। बहरहाल, आपने कहा कि आवाम तो वहाँ की खुश है पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तान हुक्मरान खुश नहीं है। नहीं, हुक्मरान भी खुश है। हमने देखा कि फवाद चौधरी और दीगर ने आपको मुबारकबाद दी। हमारे यहाँ कुछ एक सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, आई एम सॉरी मैं उनको इंटेलेक्चुअल भी नहीं कहूंगा, वो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जो हैं, जिनकी दुश्मनी, जिनकी रोजी रोटी इसके ऊपर बंधी हुई है कि उन्होंने भारत से दुश्मनी करनी है, वो उन लोगों की चंद बातें हैं जिसको मैंने आपको बताया। उनको पाकिस्तान भी सीरियस लेता, तो मैं एक अच्छे हमसाये के नाते आपको कहूंगा आप भी उनकी बातों को सीरियस न लें। बधाई आनी चाहिए अजीम साहब। बिल्कुल, देखिए हमें खुशी है और हम तो ये चाहेंगे कि हम तो हमेशा से ये चाहते हैं कि ये खित्ता तरक्की करे। आप और हम एक ही जगह से। नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं अजीम। और आपके यहाँ तो कई सियासतदान ऐसे हैं जिन्होंने चंद्रयान 2 की तरफ जो बयान दिए थे उन्हें अब वापस भी लिया जा रहा है, उस पर वो सॉरी फील करते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान ने वो कामयाबी अता कर ली है कि अब पूरी दुनिया उसे सलाम कर रही है। और ऐसे में पाकिस्तान या पाकिस्तान के लोग भी कैसे चूके? कहां हिंदुस्तान और कहां पाकिस्तान? एक बार फिर हो रही है ये बात। एक मुल्क, तालियों की गड़गड़ाहट एक बार फिर स्टूडियो में। जी हां, एक मुल्क जिसने वैज्ञानिक सोच का रास्ता चुना, दूसरा कट्टरपंथ की आग में खुद को ही जलाता रहा। इसी वजह से 21वीं सदी में भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का डंका बज रहा है, तो दूसरी ओर सुपार्को पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। कैसे? ये अब हम आपको कुछ आंकड़ों के जरिए बताते हैं। जी हां, पाकिस्तानी सुपार्को का जिक्र हो रहा है। इसकी स्थापना 1961 में की गई, जबकि इसरो की 8 साल बाद 1969 में। यह फैक्ट कम ही लोग जानते होंगे। सुपार्को का 2022-23 में जो बजट था वो रहा 739 करोड़, तो इसरो का 10,530 करोड़। अगर मिशन के पैमाने पर देखा जाए तो सुपार्को ने अब तक किसी मिशन को अंजाम नहीं दिया, यानी पूरी तरह से निठल्ली एजेंसी इसे मान सकते हैं आप। उधर इसरो के चंद्रयान मिशन 3 का लोहा सारी दुनिया मान रही है। यह है हिंदुस्तान की ताकत अजीम भट्ट साहब, और इसी ताकत को आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है। उसमें मैं पाकिस्तान को भी इंक्लूड करूं या नहीं?
देखिए, एक तो जमीन में आपके फैक्ट्स को थोड़ा सा ठीक करना चाहूंगा कि 1961 में जैसे ही हमने स्पार्क को बनाया था, डॉक्टर अब्दुल सलाम उसके डायरेक्टर थे, तो हमने पहला जो नासा के साथ मिलकर मिशन किया था रहबर का, वो हमारा एक कामयाब तजर्बा था, जिसके बाद दुनिया के अंदर जो है वो स्पार्को का नाम बना था। हाँ, उसके बाद आपकी बात दुरुस्त है कि उसके बाद हम कुछ नहीं कर सके, क्योंकि उसके बाद जो आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कट्टरपंथी का, कि उसी के चक्कर के अंदर डॉक्टर अब्दुल सलाम को भी मुल्क से जाना पड़ा, और वो बहुत सी चीजें हुई, उसके ऊपर मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। तमाम लोग जानते हैं कि बात दुरुस्त है आपकी कि आप लोग 8 साल बाद आए और उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि आप बहुत आगे जा रहे हैं। लेकिन एक फैक्ट आपने बहुत अच्छा बताया कि 2022 से 23 के दौरान आपका बजट क्या था और हमारा बजट क्या था। बेसिकली बुनियादी तौर के ऊपर जो फर्क है वो यही है कि हमारे पास पैसे नहीं है, और हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो रिसर्च नहीं होगी। लेकिन अजीम साहब, मुझे लगता है आप प्रतिस्पर्धा करने के चक्कर में, यानी पाकिस्तान इस कंपटीशन के चक्कर में अपनी ही किरकिरी करा बैठता है। इस तरह के रिएक्शन देखिए, कंपटीशन कोई नहीं है, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, कोई कंपटीशन नहीं है। आपकी इकोनॉमी और आपकी चीजें बहुत ऊपर है। हम आपके साथ कोई कंपटीशन ना कर रहे हैं, ना कर सकते हैं, ये रियलिटी है, हमें मालूम है। वो एक अलग बात है कि अब हम 1960s के डॉक्टर अब्दुल सलाम जी, ग्रेट साइंटिस्ट जो नोबेल इनाम याफ्ता थे, उनके नाम के ऊपर हम लड़ते रहे या खाते रहे, वो एक अलग बात है। लेकिन वो एक ही अब्दुल सलाम थे, उसके बाद नाम ने उस अब्दुल सलाम की कदर की थी ना आगे कोई बंदे दिया अब्दुल सलाम। तो मेरा ख्याल है कि अभी कोई मुकाबला नहीं है हमारा आपके साथ, साइंस के हवाले से तो बिल्कुल भी नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से, IT के हवाले से कोई मुकाबला हमारा नहीं है। ये रियलिटी है पाकिस्तान का। ये बात आपने बिल्कुल सही कही अजीम, कि अब्दुल सलाम साहब की भी आप लोगों ने कदर नहीं की। मैं यही पॉइंट ऐड करना चाह रहा था, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि खुद ही से आपने वो पॉइंट ऐड कर दिया। एक अहम जानकारी और देते हैं अपने दर्शकों को। भारत का सूर्य मिशन दरअसल कई मायनों में बेहद खास है। इसकी एक वजह सूर्य का L1 पॉइंट है, वहीं एक ऐसी खगोलीय घटना भी है जो 11 साल में एक बार होती है, बेहद खास है। आदित्य L1 मिशन, ये समझिए L1 पॉइंट पर पहुंचने वाला हिंदुस्तान तीसरा देश है। 365 दिन सूर्य के वायुमंडल का यह अध्ययन करेगा। इसरो को हर जानकारी सीधी मिलेगी, सौर हवाओं से जुड़ी जानकारियां मिलेंगी, सौर मैक्सिमा का अध्ययन किया जाएगा, जिससे कई अहम बातें पता चलेंगी। 11 साल में एक बार सौर मैक्सिमा नजर आता है। सतह से बड़ी लपटें उठेंगी, लपटों का पृथ्वी पर गहरा असर पड़ेगा। 2025 तक सौर मैक्सिमा होगा। ये जो जानकारी है वो भी आदित्य L1 मिशन को खास बनाती है। आदित्य L1 की लॉन्चिंग के लिए इसरो अपने PSLV रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए इसरो ने LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल किया था, और इससे पहले इसरो ने चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग के लिए GSLV का इस्तेमाल किया था। तीनों रॉकेट्स में फर्क क्या है, यह भी सवाल आपके जहन में जरूर उठ रहा होगा। साल 1994 में PSLV रॉकेट सामने आया, लंबाई 44.4 मीटर, वजन 320 टन का, और पेलोड क्षमता जानते हैं 1750 किलोग्राम। इसके बाद साल 2014 पर आ जाइए, GSLV रॉकेट सामने आया, लंबाई 51.73 मीटर, वजन 420 टन, पेलोड क्षमता 6000 किलो। हमारी टीम ने बड़े शानदार ग्राफिक्स बनाए हैं ताकि एक एक डिटेल आप तक डायरेक्ट पहुंचे। साल 2017 LVM-3 रॉकेट, लंबाई 43.5 मीटर, वजन 640 टन, और पेलोड क्षमता देखिए बढ़कर कहां पहुंच गई, 8000 किलो तक। ये है इसरो की कामयाबी के रिकॉर्ड साल दर साल, और आज हम इस सिचुएशन में पहुंचे हैं। आलोक कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, PSLV रॉकेट यूज हो रहा है, मिशन सूर्ययान जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, PSLV ही क्यों? यह सवाल मुझे लगता है यहां पर बैठे बहुत सारे छात्र हमारे साथ हैं, इनके जहन में भी होगा, जवाब दे सकते हैं। जी, या हम PSLV यूज़ करें या जियो स्टेशनरी या सैटेलाइट यूज़ करें, डिपेंड करता है हमारा पर्पस क्या है। हम पोलर रीजन का स्टडी करें या इक्वेटोरियल रीजन का स्टडी करें। तो बेसिकली हम इसलिए PSLV लॉन्च कर रहे हैं। और ये जैसा आपने कहा आदित्य L1 मिशन, ये हमारा लैग्रेंज पॉइंट पे जाके फिर हेलो ऑर्बिट में रोटेट करेगा, ताकि हम सन को कंटिन्यूसली देख सकते हैं। कोई ऑक्यूलेशन नहीं होगा, कोई धुंधलापन नहीं होगा, कोई ग्रहण का वहाँ पर इशू नहीं बनेगा। तो हम 365 डेज उसको देख सकते हैं बेसिकली। अच्छा, अभी जिक्र हुआ यहाँ पर सौर भूकंप का। जैसे पृथ्वी पर भूकंप आते हैं, वैसे ही सूरज पर भी भूकंप आते हैं, और अगर सौर भूकंप आता है तो उसका कितना असर होता है, और इस तरह के जो मिशन अंजाम दिए जाते हैं उन पर भी क्या इसका इंपैक्ट होता है क्या? ये सवाल मेरे जहन में आ रहा है।
बिल्कुल, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो हमारा आदित्य एल 1 उसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य ये भी है मिशन का। जैसे पृथ्वी के अंदर भूकंप आता है या कंपन होता है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है जी। इसी तरह से जो सूरज होता है उसके वातावरण में प्लाज्मा होता है। अच्छा। और प्लाज्मा में क्या होता है कि वहाँ पे कंटिन्यूअसली जो है डिस्टरबेंस होता रहता है, और वो डिस्टरबेंस इतना होता है कभी कभी कि वो प्लाज्मा को सूर्य के वातावरण से और मैग्नेटिक फील्ड को बाहर फेंक देता है, जिसको हम बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। अच्छा। तो आदित्य एल 1 का एक जो लक्ष्य ये है कि ये कोरोनल मास इजेक्शन का कारण क्या है। तो ये लगभग कई लाखों किलोमीटर तक दूर चलने वाली तरंगे भी उत्पन्न होती है, और इससे जो सूरज का जो प्लाज्मा होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ बाहर फेंक दिया जाता है, जो कि वातावरण से होते हुए पृथ्वी के वातावरण में फिर प्रवेश करता है। तो वो चूंकि हमारे बड़ी बात सर आप बता रहे हैं, और इसी बात पे और ज्यादा स्टडी किया जाएगा आदित्य एल 1 की तरफ से। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, इस बीच आपको बता दें, तेजी से देखिए काउंटडाउन बढ़ रहा है, इंतजार हो रहा है 11:50 पर। फरवरी में पहली तस्वीर भेजेगा आदित्य, यानी फरवरी 2024 में। जनवरी में एल 1 पॉइंट पर स्थापित होगा, कक्षा में जाने के बाद उपकरण टेस्ट होगा, फरवरी में अपना काम शुरू करेगा आदित्य एल 1। आदित्य ये जो सूर्ययान है ये अपना काम फरवरी से शुरू कर देगा, और इससे पहले इसका प्लेसमेंट हो जाएगा जनवरी तक, और उसके बाद जो सूर्य से निकलने वाली गर्म हवाएं हैं उसका टेम्परेचर कितना होता है, ये तमाम चीजें स्टडी की जाएंगी, रिसर्च की जाएगी। जो सूर्य से निकलने वाली किरणें हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स और आयोन्स भी होता है, उनको भी पढ़ा जाएगा। और आइए कुछ डिटेल में आपको और ज्यादा जानकारी देते हैं। आदित्य एल 1 को यहाँ स्थापित करने की ये भी एक बड़ी वजह है। दरअसल सूर्य के भीषण ताप की वजह से किसी भी सूर्ययान का सूर्य के पास ठहर पाना बेहद मुश्किल होता है, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। आपको दुनिया के टॉप सूर्ययान के बारे में बताते हैं जो सूरज का सबसे ज्यादा ताप झेल सकते हैं। सूर्ययान की ताप क्षमता कितना झेल सकता है ये ताप। सूर्य के वायुमंडल का तापमान पार्कर सोलर प्रोब, जो कि नासा ने लॉन्च किया था, सोलर ऑर्बिटर इसका 10 लाख का था, और आपको बता दें कि इसका जो टेम्परेचर रहा वो 1650 डिग्री सेल्सियस तक रहा। ये पार्कर प्रोब का काम था, लेकिन वो 65 लाख किलोमीटर तक जाने में सक्षम हुआ। आदित्य एल 1 को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में 4 महीने का लंबा वक्त भी लगेगा, ये आपको डिटेल में जानकारी बता रहे हैं। ऐसे में इसरो के सामने इस मिशन को सफल बनाने के लिए 5 बड़ी चुनौतियों को पार करना बेहद जरूरी है। अब ये 5 चुनौतियां कौन सी हैं, आपको इसके बारे में बताते हैं। पृथ्वी से आदित्य एल 1 की दूरी 15 लाख किलोमीटर की है। इस दौरान ये जरूरी है कि आदित्य एल 1 के सभी सेंसर्स ठीक से काम कर रहे हों। पृथ्वी से एल 1 पॉइंट के सफर को पूरा करने में 4 महीने का लंबा वक्त भी लगेगा। ये बेहद जरूरी है कि इस दौरान 2 वे कम्युनिकेशन लगातार होता रहे, यानी इस सूर्ययान का संपर्क टूटे नहीं इसरो से। सूर्य का रेडिएशन भी आदित्य एल 1 के लिए बड़ी चुनौती होगा। इसके अलावा सूर्य से अक्सर बड़े सौर तूफान उठते हैं, तो इसकी भी स्टडी की जाएगी, जो आदित्य एल 1 की राह में मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। अब इन मुश्किलों से पार पाना है। आदित्य सूर्ययान जब एल 1 पॉइंट के हेलो ऑर्बिट में पहुंचेगा, उस वक्त आदित्य की स्पीड कंट्रोल करना बेहद जरूरी होगा। अगर आदित्य की इस वक्त स्पीड ज्यादा होती है तो वो एल 1 के ऑर्बिट से निकलकर सीधा सूर्य की तरफ चला जाएगा, तो स्पीड भी बहुत जरूरी है। और चुनौतियां क्या है इस मिशन से जुड़ी हुई, क्योंकि भारत का पहला सोलर मिशन है, इस पर बात करेंगे, लेकिन पटना का रुख करते हैं। देखिए, देश के अलग अलग राज्यों में बेहद उत्साह से भर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। पटना से हमारे साथ मौजूद है रूपेश, उनके पास चलते हैं। रूपेश, वहां पर लोगों का क्या उत्साह है, क्या कह रही है जनता? देखिए, जनता वही कह रही है जो कुछ दिनों पहले चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए, सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक हो, यहाँ पर भी पूरे देश में जिस तरीके से दुआएं हुई, मन्नतें मांगी गई, आज आदित्य एल 1 के लिए भी और बिहार में विशेष तौर पे पूजा अर्चना, शुभकामनाएं और जो मन्नत है वो मांगी जा रही है। बिहार में विशेष इसलिए क्योंकि बिहार विशेष है। बिहार हर वर्ष 2 बार अर्घ्य देता है भगवान भास्कर को, भगवान सूर्य को, और आज आदित्य भगवान भास्कर, और आज भगवान भास्कर के दर्शन के लिए आदित्य एल 1 जा रहा है। तो हम तो एकमात्र दृश्य देवता उनकी पूजा करते हैं, आज एक बार फिर उनकी पूजा कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आदित्य एल 1 जो सूर्य पे जो जाने का जो एक थोड़ा सा पहले जो वो मुआयना करने के लिए जो वो जा रहे हैं, और आज का दिन
जो बजरंग बली का दिन है और हनुमान चालीसा का पाठ हम लोग लगातार कर रहे हैं 31 बाल ब्राह्मणों के द्वारा कि हमारा जो आदित्य L1 है, सूर्य जिसको साल में जो एक बार जो पर्व आता है छठ पर, उसी को आदित्य देव कहते भी हैं। तो निश्चित तौर पर यह सफल हो, इसके लिए हम लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। कोई भी शुभ कार्य के लिए पूजा अर्चना पहले की जाती है। बाबा, सूर्य और बिहार का रिश्ता बहुत करीबी है, तो आज लगता है कि सूर्य मानेंगे और दर्शन अपना देंगे आदित्य को। एकदम देंगे, और इसी मानने के लिए, उनको मनाने के लिए हम लोग आज वेद विद्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि अपना दर्शन दे दिखाए हम लोग को। अच्छा, ये पाठ तब भी सुनी गई थी जब चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली थी, दुआओं का हाथ यहाँ से भी उठे थे, वहाँ सफलता मिली थी, आज भी सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि संकट का टाइम मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। पिछले बार भी हम लोग ने सूर्ययान के लिए किया था और आज भी हम लोग जो है हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं कि हमको सफलता मिले और उनका दर्शन हो। देखिए, कोई विघ्न बाधा, कोई चेष्टा काम नहीं आएगी। यह एक ऐसा मंदिर का प्रांगण है, वेद विद्यालय, जो लोग भी मनोकामना लेकर आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। पूरे देश से मेरा यह आग्रह कि इस मंदिर में एक बार जरूर वो आशीर्वाद लेने ईश्वर से आए, और निश्चित तौर पर यहाँ से जो लोग मांगते हैं ईश्वर से वो मनोकामना पूरा होती है। चंद्रयान 3 के लिए भी हम लोगों ने लगातार हवन पूजन किया था, वो सफल हुआ था। रुपेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आस्था और विज्ञान का अद्भुत संगम नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है पूरा भारतवर्ष, TV9 भारतवर्ष के इस स्टूडियो में सिमट गया है। और हमारे साथ जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत को, काबिलियत को सलाम करते हुए नजर आ रहे हैं। आप में से बहुत लोग हाथ उठा रहे थे जिनके मन में कोई सवाल है, क्या पूछना चाहते हैं आप? जल्दी से। आदित्य L1 सूर्य के कितनी दूरी पर तैनात होगा कि वह गर्मी की वजह से मारा नहीं जाए और खराब नहीं हो? कितनी दूरी होगी? जल्दी से जी आप। और उसका क्रायोजेनिक पार्ट ऐसा बनाया गया है कि जो इतने तापमान को सह सकेगा, तो उससे किसी सूर्य से कोई नुकसान नहीं होगा आदित्य L1 को। यानी पृथ्वी से सूर्य की जितनी दूरी है उसका 1% हम कवर कर रहे हैं। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है और ये 15 लाख किलोमीटर पर रहेगा, यानी सिर्फ हम 1% दूरी तय कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, जल्दी 9% और दूर है। सर, भारत में अभी तक 3 लॉन्चिंग स्टेशंस बनाए जा चुके हैं, पर ऐसी कौन से खास कारण है कि हर बार लगभग ज़्यादातर बार इसरो श्रीहरिकोटा का चयन करती है अपने स्पेस मिशंस के लिए? कौर साहब इसका जवाब देंगे। कौर साहब, समझ नहीं पाया। श्रीहरिकोटा का ही चयन क्यों किया जाता है, ये एक सवाल है। वो हमारा स्पेस स्टेशन है जी, वहीं से ही सक्सेसफुल सब कुछ। हमारा स्पेस स्टेशन, सक्सेसफुल स्पेस स्टेशन वही है। ठीक है, जल्दी से एक और सवाल। हाँ, आप बोलिए। सर, मेरा एक प्रश्न है कि जैसा कि आदित्य जा रहा है, तो उससे जो जानकारियां हमें प्राप्त होगी, उसके सहायता से हम किस तरह से आम जनजीवन में कुछ नियम हम जान पाएंगे या कुछ जो आलोक जी, आम लोगों पर भी क्या असर पड़ेगा इसका, जो जानकारियां हासिल होंगी उसका? सोलर स्टॉर्म है, जो तूफान है, उसका हमारे धरती पे बहुत फर्क पड़ता है, तो हमें पहले से जानकारी मिलेगी। या हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है, इन सब पे हम जैसे कि शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन में असर पड़ सकता है, तो इन सब चीज़ों का पावर ग्रिड पर असर पड़ सकता है। तो अगर हमारे पहले से जानकारी हमारे पास है तो हम पहले से उसका अपना सुरक्षा कर। क्या बात है, क्या बात है, वाह। जल्दी से एक सवाल। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जो हमारे बजट कंसर्न्स होते हैं, हम जो सेलिब्रेट करते हैं उन चीज़ों को कि बहुत सस्ते में सैटेलाइट बना दिया, सब कुछ कर दिया, क्या वो एक अच्छी चीज़ है? क्योंकि अगर हमारे साइंटिस्ट पे वो बजट कंसर्न ना हो तो हमारी रिसर्च और इनोवेशन किस लेवल पे जा सकती है? बताइए, इसका जवाब आप देना चाहेंगे? प्रश्न मुझे सुनाई नहीं दिया है। ये बजट को लेकर कह रहे हैं, बजट को लेकर सवाल। इसमें जो हमारी मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है इंडिया का, सारे जो इसमें देखा जाए तो आप जो PSLV और जो आदित्य L1 के पार्ट्स हैं, सारे मेक इन इंडिया के प्रोग्राम के तहत बने हुए हैं, इसलिए उसकी कॉस्टिंग बहुत कम है बाकी अगर देशों की तुलना में देखा जाए तो। बिल्कुल, बाकी देशों की तुलना में बजट कम है, कॉस्टिंग बहुत कम है। आपका सवाल? नमस्कार, मेरा नाम यश त्यागी। मेरा सवाल ये है कि आदित्य L1 पर जो थर्मल शील्ड है उसका क्या वर्क होगा और क्या ही उसका सक्सेस रेट होगा? सक्सेस रेट क्या होगा कौर साहब, इसका जवाब दिया जा सकता है क्या? सक्सेस उम्मीद तो है, हाँ 100% सक्सेस होगा, क्योंकि यहाँ चंद्रयान जैसा सॉफ्ट लैंडिंग का ये नहीं है, सॉफ्ट लैंडिंग का जरूरत नहीं है। देखिए जितना तो घूमेगा ऑर्बिट में। ठीक है, इसी के साथ 100% कामयाब होगा ये मिशन, और यही जज्बा जो है ये हमारे इसरो के वैज्ञानिकों में भी इस वक्त नजर आ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं उनकी मेहनत को, उनकी काबिलियत को सलाम है। चांद को सलाम करने के बाद हम सूर्य नमस्कार करने जा रहे हैं।